हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे जो हमारा डिपार्टमेंट है स्पेस में इसरो के सेंटर के बारे में, जिसमें आज का सेंटर रहेगा इसरो नोडल कॉम्प्लेक्स के बारे में, जिसका हेडक्वार्टर आपका महेंद्रगिरी है। तो सबसे पहले बात बता देता हूँ, जिसकी इसकी टेक्निकल की एग्ज़ाम होती है वो किसी भी ट्रेड की हो, सभी ट्रेडों के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट करवाई जाती है, वो इसके हेडक्वार्टर होगी वहाँ करवाई जाएगी। जो आपका ये हेडक्वार्टर है महेंद्रगिरी में। महेंद्रगिरी आपका कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु के अंदर। तो तमिलनाडु के अंदर पड़ता है, तो इसमें एग्ज़ाम देने के लिए अभी आपको महेंद्रगिरी तमिलनाडु ही जाना पड़ेगा। सेकंड बात करते हैं हम, जो हमारी पोस्ट निकलती है वो टेक्निकल बी के अंडर में निकलती है। और थर्ड बात करते हैं हम इसके सिलेबस की। तो सिलेबस के लिए IIT वाले स्टूडेंट के लिए बहुत ही एक गोल्डन चांस है, जिसमें हम किस प्रकार से है देखिए। तो इसका जो सिलेबस होता है वो कम्प्लीटली ITI का सिलेबस होता है, और ITI में भी बहुत से सब्जेक्ट होते हैं, बट इसमें ओनली वन सब्जेक्ट ही आएगा। ओनली क्या आएगा? वन सब्जेक्ट। वो कौन सा होगा? आपका थ्योरी। इसमें 90 से 95% आपको क्या मिलेगा? ट्रेड थ्योरी मिलेगी। और बाकी आपको बता दिया जाए कि 10 क्वेश्चन से और 5 से 10 क्वेश्चन आपको या तो ट्रेड रिलेटेड कोई ऐसा मैथमेटिक्स का वो मिलेंगे, क्वेश्चन मिलेंगे, या फिर आपके जो वर्क्स ऑफ एंड कैलकुलेशन है, साइंस है, उससे आपको 1-2 क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। सेकंड बात करें कि जो इसका सिलेबस के बारे में बात कर लिया। सेकंड बात है हमारे जो इसके क्वेश्चन होंगे वो टोटल 60 क्वेश्चन होंगे। कितने क्वेश्चन होंगे? 60 क्वेश्चन होंगे। और टोटल नंबर हो जाएंगे 60 के 180। 61 क्वेश्चन कितने नंबर का हो जाएगा आपका? 3 नंबर का। कितने नंबर का? 3 नंबर का। तो टोटल 180 हो जाता है इस प्रकार से। तो आपका टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हो गए? 180। हम सेकंड बात करेंगे, इसमें एग्ज़ाम टाइम दिया जाएगा आपका ओनली 1.5 घंटे का। वो एक बहुत ही ज़्यादा समय है, आप अच्छी तरह से पेपर को दे सकते हैं। और इसका जो एग्ज़ाम लगा था 28/8/2016 का ये प्रीवियस ईयर का पेपर है, और इसके बाद में एक पेपर और लग गया है इसका, और अब नेक्स्ट एग्ज़ाम लॉकडाउन के बाद में आने का पूरा चांस होता है। अब बात कर लेते हैं हम आगे की। इसमें आपको होम मार्कशीट दी जाएगी। क्या दी जाएगी? होम मार्कशीट, जिसमें आपको 4 ऑप्शन होगा पेपर के अंदर, उसमें एक राइट आंसर होगा। यदि आप एक से ज़्यादा 2 कॉलम को फिल करते हो तो वो रॉन्ग माना जाएगा। सेकंड बात कर लेते हैं कि इसमें बॉल पेन से आपको गोले को फिल करना है, और इसकी जो मेन है, प्रत्येक क्वेश्चन आपके 3 नंबर का होगा, और माइनस मार्किंग होगी वो 1/3 होगी। 1/3 का मतलब 1/3, और 1/3 को हम बोल सकते हैं कि 33% इसकी माइनस मार्किंग है। और भी ज़्यादा जानने के लिए देखो, 3 क्वेश्चन आपके रॉन्ग होने पर एक राइट क्वेश्चन काटा जाएगा। अब सेकंड बात करते हैं, सेकंड इसके क्वेश्चन पैटर्न के बारे में जानते हैं, 1 बाय 1 जानेंगे हम। तो सबसे पहले देखिए, नीचे दिए गए त्रिकोण में है, मतलब क्या राइट है, इसमें से ऑप्शन के बारे में बताना है कि कौन सा इसका राइट ऑप्शन है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसमें जो राइट होगा। देखो ये एक ट्रायंगल है, और कौन सा ट्रायंगल है? ये राइट ट्रायंगल। अब राइट ट्रायंगल के अंदर ये आपका कर्ण होता है। ये क्या होता है? कर्ण होता है। ये आपका आधार होता है, और ये आपका लंब होता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कर्ण बराबर आपको सभी को पता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? आपका आधार का स्क्वायर प्लस में क्या होता है? आधार का स्क्वायर और प्लस में लंब का स्क्वायर होता है। अब सेकंड बात कर लेते हैं कि इसमें तो ऐसा कुछ ऑप्शन है नहीं, तो इसमें जो कर्ण को डिनोट किससे कर रखा था? AC से कर रखा है। तो हम AC का क्या बोल देंगे? स्क्वायर। और आधार को क्या बोल रखा है? यहाँ BC बोल रखा है, तो हम क्या बोलेंगे? BC का स्क्वायर। और प्लस फिर इसको लंब को किससे डिनोट कर रखा है? साइड को AB से, तो प्लस AB का स्क्वायर। तो ऐसा जो आपको किस ऑप्शन में मिल रहा है, तो वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ देखिए आपको AC स्क्वायर बराबर AB प्लस BC का स्क्वायर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका C। अब सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं हम, कि इसका सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, व्यवहारिक प्रयोजन के लिए
हम आम तौर पर पाई का मूल्य होता है, मतलब पाई की वैल्यू बताना है आपको। तो पाई की वैल्यू आपको सभी को पता है कि या तो 22/7 होगी, या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं 22/7 होगी, या 3 पॉइंट इसकी कितनी हो जाएगी 14। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 3.14। तो इसमें कौन सा है, ये ऑप्शन, तो ए इसका राइट आंसर है। इसके बाद में हम थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो विद्युत धारा को मापने का यंत्र है। तो करंट इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट सेल्ड। तो करंट को मापने के लिए किस प्रकार के, या तो इसमें कैपेसिटर, रेजिस्टेंट, या वोल्टमीटर, या एम्पियर। तो सभी को पता है कि जो करंट मापते हैं हम एम्पियर में मापते हैं। तो इसका राइट आंसर जाएगा आपका डी। अब देखते हैं कि हम चुंबकीय कंपास हमेशा संकेत करता है। सभी को पता है कि ये चुंबक है हमारी, ये ओनली नॉर्थ एंड साउथ में ही आपको डिनोट करेगी। तो इसका NS पोल हो जाएगा, या तो नॉर्थ या साउथ में। अब इसमें राइट आंसर देखो, नॉर्थ भी दे रखा है, साउथ भी दे रखा है, तो हम इसको राइट आंसर मानेंगे सी। साउथ में, नॉर्थ में डिनोट भी करता है। क्यों करता है, वैसे नॉर्थ में डिनोट करेगा तो साउथ ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अब सेकंड बात करते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की। जल का घनत्व होता है, डेंसिटी ऑफ वाटर इज। तो वाटर की डेंसिटी हमको सभी को पता है कि 1000 kg आपका हो जाएगा मीटर क्यूब। तो इसका राइट आंसर आपका जाएगा बी। इसके बाद में हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 6 नंबर के। 1 माइक्रोन के बराबर है। 1 माइक्रोन के बराबर सभी को पता है कि 10 की पावर कितनी होती है, -3 होगी। कैसे, यदि हम इसको अब इसकी पावर को प्लस करेंगे तो 10 की पावर 3 कर देंगे, और 10 की पावर 3 का मतलब क्या होता है 1/1000, और 1000 को हम डिवाइड करेंगे तो 0.001 आएगा आपका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर आपको क्या मिलेगा, ए। अब सेकंड बात करते हैं, स्वर्ण का प्रतीक है, मतलब आपके सोने को किस कोड से डिनोट करते हैं। तो हमको सभी को पता है कि AU से डिनोट करते हैं। AR से आर्गन हो गया, AG से आपकी चांदी हो गई, इस प्रकार से AL से एल्युमिनियम हो गया। तो ये आपको दे रखा है। अब हम 8 नंबर का क्वेश्चन के बारे में जानें। तो 8 नंबर के क्वेश्चन के बारे में हम जानते हैं। देखो 8 नंबर का क्वेश्चन हमारा क्या है, 8 नंबर का क्वेश्चन हमारा है, लोहे को जंग से बचाने के लिए गैल्वेनाइजिंग किया जाता है। तो सबसे पहले गैल्वेनाइजिंग किस धातु की जाती है। तो सभी को पता होगा कि गैल्वेनाइजिंग की जाती है वो जिंक की जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। इसके बाद में हम 9 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। सोल्डर एक मिश्र धातु है, मतलब सोल्डर किन किन धातुओं का मिश्रण होता है। तो सभी को पता होगा कि ये 2 धातुओं का मिश्रण होता है, जिसमें आपका देखो कॉपर एंड निकिल, या क्रोमियम या निकिल होगा, या कॉपर या जिंक, या लेड या टिन। तो सभी को पता है सीसा प्लस टिन मिलके किसका निर्माण होता है, सोल्डर का। तो इसका राइट ऑप्शन जाएगा आपका डी। अब हम 10 नंबर के क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। कठोरतम प्राकृतिक पदार्थ के रूप में जाना जाता है। अब कठोरतम पदार्थ के रूप में जाता है मतलब नेचुरल स्टेबलाइज नॉन इज हार्डेस्ट। हार्डेस्ट तो कौन सा होगा, इसमें आपका ग्रेफाइट होगा, या मार्बल, डायमंड, या ग्रेफाइट। तो सिंपल सी बात है कि सबसे हमारा नेचुरल जो पदार्थ है वो हमारा होगा डायमंड, हीरा। तो इसका राइट आंसर जाएगा आपका सी। अब बात कर लेते हैं कि हम अगले क्वेश्चन 11 की। तो एल्युमिनियम का गणनांक लगभग है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्युमिनियम इज अप्रोक्सीमेटली। आपको समथिंग बताना है बट एक्चुअली में नहीं बताना है, आपका आसपास में चलेगा उसके। तो आपको सभी को पता है कि 1000 होता नहीं है, 500 होता नहीं है, 1500 होता नहीं है। तो इसका लगभग वैसे तो 645 डिग्री या फिर इसके समथिंग कौन सा होगा करीब। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अप्रोक्सीमेटली पूछा ना इसने, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। अब देखिए हम अगले क्वेश्चन 12 की बात करते हैं।
1 इंच के बराबर होता है, सभी को पता है 1 इंच इज इक्वल टू होगा आपका 25.4 mm। 1 इंच के बराबर होता है, किसके बराबर? 1 इंच के बराबर, 1 इंच के बराबर होता है। तो 25.4 mm किस में है? इसमें आपका ऑप्शन है बी, तो बी इसका राइट आंसर होगा। अब हम 13 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। लघु वायु अंतराल और मुक्तारण को मापने के लिए इस्तेमाल होने वाला गेज है। तो इससे हमको देखो, जो इसकी लैंग्वेज दे रखी है हिंदी के अंदर, उसमें हमको पता नहीं चल रहा, तो एक तरफ हम एक सेकंड हम उसकी इंग्लिश में ज़रूर पढ़ेंगे, उससे हमको अच्छी तरह से पता नहीं समझ में आ जाए। अब देखो, गेज यूज फॉर मेजरिंग स्मॉल एयर गैप एंड डिस्टेंस वो क्लियरेंस, मतलब छोटे स्पेस को चेक करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो सभी को पता है रिंग गेज का, या फिर फिलर गेज का, फिर टेपर गेज या नो गो गेज। तो सभी को पता है कि फिलर गेज का 2 पार्ट्सों के बीच का स्पेस चेक करने के लिए किया जाता है। अब 14 नंबर का क्वेश्चन है, गुनिया को किससे मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? गुनिया से क्या मापा जाता है? ट्राई स्क्वायर इज यूज टू मेजर, मतलब ट्राई स्क्वायर के द्वारा क्या मापा जाता है? तो सतहों के बीच कोण, और सेकंड ऑप्शन है सतहों का वर्गता को जांचने के लिए चेक स्क्वायरनेस ऑफ सरफेस, और सी ऑप्शन है हमारा स्ट्रेटनेस ऑफ सरफेस, या डी ऑप्शन है आपका नन ऑफ दीज अबव। तो इसका राइट आंसर जाता है कि जो स्क्वायरनेस मापता है इस तरीके से, है ना, हमें ये 90 डिग्री का आपका ट्राई स्क्वायर आता है, जिसमें यह आपका स्टोक आता है या आपका बीम आता है, तो इसके द्वारा हम 90 डिग्री का ही कोई चेक करते हैं, तो हम इसको बोलते हैं स्क्वायरनेस चेक करने के लिए, सरफेस चेक करने के लिए। इसका राइट आंसर जाएगा आपका बी। इसके बाद में हम 15 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। एक पेच या बोल्ट में प्रति इंच चूड़ियाँ की संख्या को किसे जांचा जाता है? तो वर्नियर कैलिपर से तो मापा नहीं जाएगा, क्योंकि ये बेसिकली तो रीडिंग, ये नॉर्मल रीडिंग लेने के लिए काम में आता है। नॉर्मल नहीं, वैसे सूक्ष्म लेता है, बट ऐसा कोई स्क्रू का कोई रोल नहीं है इसमें पिच मापने का, डायल गेज का भी नहीं है, और ये पेच स्क्रू पिच गेज या थ्रेड प्लग गेज। अब एक पेच या बोल्ट, तो पेच या बोल्ट तो बाहर की चूड़ियाँ हो गई, और बाहर की चूड़ियाँ हम प्लग गेज से माप नहीं सकते, तो इसमें ये ऑप्शन तो रॉन्ग हो गया। अब बचा ये, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। तो पेच और पिच गेज के द्वारा मापा जाता है। अब हम 60 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि किसे मापने के लिए साइन बार का प्रयोग किया जाता है? तो साइन बार इज यूज टू मेजर, तो मतलब साइन बार से किसको मेजर किया जाता है? तो सबसे पहले पता है कि टेपरित जॉब के कोण, एंगल ए टेपर्ड जॉब, या फिर एंगल बिटवीन सरफेस, या रन आउट ऑफ जॉब, या नन ऑफ दी अबव। तो इसमें हमको सभी को पता है कि जो टेपर में कोण होते हैं उनको चेक करने के लिए यूज किया जाता है, जिसका राइट आंसर जाएगा आपका ए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। अब 17 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे हम। खोखले पंच का प्रयोजन है, पर्पज ऑफ होलो पंच इज, मतलब होलो पंच किस पर्पज के लिए होता है? तो सभी को पता है, तो डिपन ऑफ ड्रिल पॉइंट नो, और मार्किंग द मेक लाइन फ्रॉम, ये भी नहीं होगा, और ये देखो गोल जॉब को केंद्रित निर्धारण करने के लिए, ये भी नहीं होगा। तन्नु धात्विक चमड़े या कठोर फलक के सीटों को लगाने के लिए, मतलब फॉर मेकिंग होल्स इन देन मेटल्स, लेदर और हार्ड बोर्ड सीट। तो इसका राइट आंसर तो यही होगा, क्योंकि वो सीटों पर क्या होल करने के लिए काम में आता है। तो इसका राइट आंसर जाएगा आपका डी। अब हम देखते हैं कि अगला क्वेश्चन, एक मीट्रिक वर्नियर कैलिपर के 49 मुख्य पैमाने डिवीजनों को 50 वर्नियर पैमाने के डिवीजनों को विभाजित किया गया, तो उसका लिस्ट काउंट क्या होगा? तो लिस्ट काउंट तो हमको सभी को पता है कि एक वर्नियर डिवीजन का में एक मेन डिवीजन का भाग, एक मेन डिवीजन हो गया आपका, और एक वर्नियर डिवीजन हो गया, एक वर्नियर डिवीजन हो गया, दोनों का अंतर आपका डिफरेंस क्या होता है? वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट होता है। तो
AMD कितना है, AMD सभी को पता है कि 1 mm में बांटा गया है, और 1 ईयर जो इसका 1 ईयर पैमाना है वो 49 भागों को 50 बराबर भागों में बांटा गया है। तो एक भाग का मान कितना हो जाएगा, 49/50। तो इसमें एलसीएम लिया जाएगा, आपको यहाँ 1 रख लेंगे, एलसीएम आपका 50 आ गया, और इसमें 1 का टेबल में कितनी बार जाएगा, 50 बार। तो 50 माइनस 49 इक्वल कितना हो जाएगा, 1/50। तो 1/50 इक्वल टू बराबर में कितना हो जाएगा, 0.02 mm। तो इसका राइट आंसर जाएगा 0.02 mm। तो इसमें देख लो ऑप्शन में कौन सा मैच खाता है, आपका सी इसका राइट आंसर होगा। अब इसमें हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर का। बाहरी माइक्रोमीटर की यथार्थता होती है, एक्यूरेसी ऑफ एक्सटर्नल माइक्रोमीटर इज। तो माइक्रोमीटर की एक्सटर्नल हमको सभी को पता है कि उसका लिस्ट काउंट है वो मिनिमम रीडिंग ले सकता है, तो वो इसका होता है बी। इसका राइट आंसर जाएगा 0.01 mm। अब हम 20 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। चलिए 20 नंबर का, कॉम्बिनेशन सेट एक यंत्र है जिसके पास, कॉम्बिनेशन सेट इज ए इंस्ट्रूमेंट विच है। तो मतलब उसके पास कौन कौन से भाग होते हैं, तो सेंटर हेड उसका भाग है, वेवल प्रोटेक्टर उसका भाग है, स्क्वायर हेड उसका भाग है, ऑल दी अबव मतलब उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर जाएगा, क्योंकि ये तीनों इसके क्या है, भाग। अब हम बात करते हैं 21 नंबर के क्वेश्चन के बारे में। तो देखिए 21 नंबर का क्वेश्चन हमारा होगा, इंडेक्स हेड के गियर अनुपात, दी गियर रेशियो ऑफ इंडेक्स हेड इज। तो इंडेक्स हेड का आपका रेशियो कितना हो जाएगा, देखिए वैसे क्वेश्चन थोड़ा हमारे सिलेबस से हटके हैं, तो इसका राइट आंसर आपको जो आपको वो प्रोवाइड करवाई जाएगी आंसर की, उसमें देख लेना। अगला क्वेश्चन देखें 22 नंबर का, मशीनरी की, शायद इसमें आपका राइट आंसर या तो बी होगा, लगभग आपका या तो बी होगा या फिर आपका सी, क्योंकि 50 1 रेशियो में तो होता नहीं है, 14 1 रेशियो में हो सकता है राइट आंसर। अब हम देखिए 22 नंबर के क्वेश्चन के बारे में। तो 22 नंबर का क्वेश्चन हमारा है, 22 नंबर का क्वेश्चन में मशीनरी की समतलता के लिए प्रयोग किया जाता है, इज यूज फॉर लेवलिंग ऑफ मशीनेज। तो हम सभी को पता है स्केल का हम रीडिंग लेने के लिए उपयोग में किया जाता है। स्पिरिट लेवल आपने देखा होगा कि एक इस टाइप की आती है, जिसमें इस प्रकार यहाँ आपको एक छोटी सी प्लास्टिक की वो पाइप सा लगा होता है, जिसमें स्पिरिट लगा हुआ रहता है, स्पिरिट होता है जिसमें यहाँ एक स्पेस होता है, वो आपका एक लेवल चेक करने के लिए प्रयोग में ली जाती है। जो राजमिस्त्री हर डिपार्टमेंट के लिए जो टेक्निकल का डिपार्टमेंट होता है उसमें लेवल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो वहाँ इसका स्पिरिट लेवल का प्रयोग करके आपका वहाँ का प्रेस का लेवल चेक किया जाता है। तो इसका राइट आंसर जाएगा आपका बी। अब देखिए हम 23 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करें। तो 23 नंबर का क्वेश्चन है, फाइल की इससे है जो हैंडल में फिट होता है, इज द प्रोटेक्शन ऑफ द फाइल विच फिट इन टू द हैंडल के अंदर कौन सा फाइल का भाग फिट हो। तो हमारा ये क्वेश्चन है, तो सभी को पता होगा, हील होगा या पॉइंट होगा, टैग होगा या एज होगा। तो सभी का राइट आंसर है, हमको पता है कि ये सभी को आता है। इसका राइट आंसर आपको क्या जाएगा, सी। टैग को हम किस में फिट करते हैं, जैसे ये आपकी फाइल है तो इसमें जो ये लास्ट वाला टैग आता है ना, इस प्रकार से फाइल आती है, तो इसका जो ये लास्ट का है इस वाले भाग को हम क्या हैंडल में फिट करते हैं इस प्रकार से, है ना, तो ये हैंडल में फिट होता है अंदर। अब देखो हम 24 क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, खुदरी रेती पर कितने दंत को काटा जाता है, हाउ मेनी टीथ आर कट ऑन दी रफ फाइल।
तो रफ फाइल के अंदर हमको पता है सबसे कम से कम दांते काटे जाते हैं, ये 20 से 25 तक प्रति इंच में दांते होते हैं। तो इसका राइट आंसर जाएगा आपका ए वाला। ओके, रफ फाइल की बात कर रहा है, अभी स्मूथ फाइल की करता तो इसमें 40 से 65 आ जाता है। फिर सुपर स्मूथ की बात करता है 80 से 100 आ जाते हैं। और आपका बास्टर्ड फाइल की बात करते तो 30 से 40 आ जाते हैं। इस टाइप से इनके दांतों को प्रति इंच में बांटा गया है। अब बात करें हम 25 नंबर के क्वेश्चन के बारे में। एक कलकट फाइल की दांतों की मध्य रेखा का कोण काटा जाता है। जो आपकी सिंगल कट फाइल होती है तो इसके जो दांते कटे होते हैं इस प्रकार से, आपको पता है सभी को किस प्रकार से दांते कटे होते हैं कि ये फाइल आपके है ना, इस प्रकार से ये दांते कटे होते हैं है ना, इस प्रकार से। तो ये कितने डिग्री के एंगल में काटा जाता है, तो सभी को पता है कि ये काटा जाता है आपका 40 डिग्री या 30 डिग्री या 60 या 80। तो सभी को पता है कि ये 60 डिग्री के एंगल पर इसको काटा जाता है। तो इसका राइट आंसर जाएगा आपका सी। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 26। आप देखो इसमें चिकरण कर्तन क्रिया के लिए रेतन किया जाता है। तो हिंदी से हमको थोड़ा यहाँ कम समझ में आ रहा है, तो इंग्लिश में देखो। फाइलिंग इज़ डन फॉर स्मूथर कटिंग एक्शन। तो स्मूथ कटिंग के लिए हम कौन सी फाइल का प्रयोग किया जाता है, कौन से मेथड का यूज़ करेंगे। तो स्ट्रेट रेतन या क्रॉस रेतन या ड्रॉ फाइलिंग। तो सभी को पता है कि इसमें आपको ड्रॉ फाइलिंग से स्मूथ सरफेस प्राप्त होगी। तो इसका राइट आंसर जाएगा आपका सी वाला। अब हम देखें 27 नंबर का क्वेश्चन। तो 27 नंबर के क्वेश्चन में क्या है देखिए। फाइल दंत में अटका हुआ धात्विक कण जॉब सतह पर खरोंच पैदा करता है। इस दोष को हम कहाँ किससे दूर करते हैं। तो देखिए वो लोडिंग होती है या पिनिंग ऑफ फ्लूइड से ड्रेसिंग या नन ऑफ दीज। तो फाइल में जो दांते पड़ जाते हैं उसको फाइल क्या कहते हैं, पिनिंग कहते हैं। और पिनिंग को हम दूर करके इस दोष को सही कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका कौन सा होगा, बी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद में हम बात कर रहे हैं 28 नंबर के क्वेश्चन के बारे में। तो देखिए 28 नंबर का क्वेश्चन आपका गोल या वक्र सतहों को स्क्रैपिंग करने के लिए तीक्ष्ण कोनों तथा ब्रो को हटाने के लिए किस प्रकार के स्क्रैपर का प्रयोग किया जाता है। तो स्क्रैपर इज यूज स्क्रैप राउंड ऑफ कर्व्ड सरफेस एंड टू रिमूव शार्प कॉर्नर्स एंड बर्स। तो हमको पता है कि इसमें कौन सा आएगा, फ्लैट स्क्रैपर तो आपको फ्लैट सरफेस प्राप्त करने के लिए होता है। और ट्रायंगुलर स्क्रैपर, हाफ राउंड स्क्रैपर या नन ऑफ दी अबव। तो इसका राइट आंसर जाएगा आपका बी वाला, क्योंकि जो आपका ट्रायंगल शेप का आपका जो स्क्रैपर बना होता है उसका प्रयोग हम कोनों को तीक्ष्ण करने के लिए के साथ साथ किसी भी गोल वक्र सतह की हम स्क्रैपिंग कर सकते हैं। इसके बाद में हम बात करें 29 नंबर क्वेश्चन की। तो कास्ट और नरम सीट कार्यों के लिए ड्रिल का प्रयोग किया जाता है। ड्रिल इज यूज इन वुडन एंड सॉफ्ट सीट। लकड़ियों पर छेद करने के लिए किस प्रकार की ड्रिल का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें सीधे नालीदार ड्रिल का या सपाट ड्रिल, फ्लैट ड्रिल का, तो ट्विस्ट ड्रिल का। तो इसमें हमको डाउट होता है इन दो क्वेश्चनों में कि एक सीधी नाल ड्रिल का। वैसे तो इसका राइट आंसर आपका सी होगा, फिर भी देख लेना, इसमें मेरे को थोड़ा बहुत डाउट है आपका। या तो फ्लैट ड्रिल को हम बोलते तो आपका फ्लैट ड्रिल इसका होगा, ये सी होगा। अब देखते हैं 18 ड्रिल ऑस्टकोण का कर्तन कोण होता है। लीफ एंगल और कटिंग एज ऑफ ट्विस्ट ड्रिल इज। तो ट्विस्ट ड्रिल का आपका कटिंग एंगल होगा
होने वाला है। 181 डिग्री होगा या 118 या 108 या 108, 128 या इसका राइट आंसर होगा 118 डिग्री। बेसिकली आपका ड्रिल का एंगल होता है। अब इसमें देखते हैं हम 31। एक्स दिशा में ड्रिलिंग के कटाई की गहराई को कहा जाता है। डेप्थ ऑफ कट बाई ड्रिल एक्सियल डायरेक्शन इज कॉल्ड। कटिंग स्पीड, फीड, राउंड पर मिनट या नन ऑफ ब्रिज। तो देखिए एक्स डायरेक्शन में कटिंग करने को आप गहराई में जाने वाले को हम फीड बोलते हैं। एक चक्कर में जितना गहरा चले जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, फीड। तो इसका राइट आंसर जाएगा आपका बी। अब इसमें देखेंगे 32 नंबर का क्वेश्चन। तो 32 नंबर का क्वेश्चन देखिए, एक सूत्र में कर्तन चाल पाई डी एन अपॉन में 60 और डी एम एम इसका ड्रिल का व्यास को दर्शाता है, एन इसकी घूर्ण को प्रति मिनट को दर्शाता है, तो कर्तन चाल की इकाई होगी। तो भाई साहब इसकी कर्तन चाल की इकाई आपकी क्या हो जाएगी, देखो ये आपका फॉर्मूला होता है पाई डी एन, एन हो गया अपॉन में क्या हो जाएगा 1000। तो आपको सभी को पता है कि पाई डी एन अपॉन में 60 तो दे रखा है, तो ये किसकी वैल्यू दे रखी है, कर्तन चाल की वैल्यू। तो यहाँ बराबर में इक्वल में क्या रख देंगे, वैसे v बराबर है तो v बराबर तो हमको दे रखी है वैल्यू, है ना, पाई डी एन अपॉन में 1000। तो इसकी जगह हम v की जगह रख देंगे ये वैल्यू, तो पाई डी एन अपॉन में 60। अब देखो ये इससे प्रति दिशा में दे रखी है, ये इससे कट हो जाएगा और अब 60 अपॉन में 1000 बचा, तो ये mm है और ये आपका सेकंड है, तो इसको हम बोल सकते हैं mm पर सेकंड। इसका राइट आंसर जाएगा आपका बी वाला। इसके बाद में हम देखते हैं 33 नंबर का क्वेश्चन। भारी वल्यों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला ड्रिलिंग मशीन है। ड्रिलिंग मशीन यूज्ड फॉर हेवी जॉब। तो ये सेंसिटिव बेंच टाइप ड्रिल मशीन होता है या आपको न्यूमेट्रिक ड्रिल मशीन होगा या रेडियल ड्रिल मशीन या कोऑर्डिनेट ड्रिलिंग मशीन। तो इसका राइट आंसर होगा आपका रेडियल ड्रिल मशीन को हम किसी भी एक जगह पोजीशन में सेट करके यूज किया जा सकता है। इसका राइट आंसर जा रहा है सी। इसके बाद में हम 34 नंबर के क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो 34 नंबर का क्वेश्चन है हमारा है, टेपर कोटर द्वारा टेपर सेंग ड्रिल को तुर्कू छिद्र से बाहर निकालने जाने को कहते हैं। तो तुर्कू छिद्र से बाहर निकालने के लिए देखो टेपर सेंग ड्रिल आर टेकन आउट ऑफ द स्पेंडल होल बाय ए टेपर कोटर होल्ड। मतलब जो हमारा टेपर सेंग का ड्रिल है हम उसको स्पेंडल में लगाते हैं, तो उसको किसके द्वारा हम बाहर निकालते हैं, तो टेक के द्वारा या चक्की के द्वारा या ड्रिप के द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जाएगा कि हम ड्रिप के द्वारा उसको बाहर निकालते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है आपका सी हो जाएगा। इसके बाद में हम देखें 35 नंबर का क्वेश्चन। 35 नंबर का क्वेश्चन है हमारा कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में इस्तेमाल किए जाने वाले पेचों को कसने के लिए प्रयोग किए गए स्टार क्रॉस खांचेदार हेड वाले पेचकस है। तो हम उसको ऑफसेट स्क्रू ड्राइव बोलते हैं या उसको बोलेंगे हम गड़ी निर्माताओं का पेचकस बोलेंगे या रेचेट पेचकस या फिलीपींस पेचकस। तो इसका राइट आंसर जाएगा डी, उसको फिलीपींस पेचकस बोलते हैं, जो हम उसको प्लस वाला पेचकस भी बोलते हैं, वो उस पेचकस की बात कर रहे हैं क्रॉस की। अब 36 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, ग्रिपिंग नट्स के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले प्लायर को सक्रिय और नीचे जगहों पर लगे होते हैं। मतलब जो बिल्कुल सक्रिय जगह है वहाँ पर प्रयोग करने के लिए किया जाता है।
तो नोज प्लायर होगा या फिर वाइस ग्रिप प्लायर होगा, स्लिप जॉइन होगा, स्लिप साइड कटिंग होगा। तो इसका हमको पता है कि नोज प्लायर के द्वारा हम सक्रिय स्थानों पर प्रयोग कर सकते हैं, जिसकी जो किनारे आते हैं वो बहुत इस टाइप के आते हैं, छोटे छोटे, और ऊपर से फिर राउंड करके होते हैं। तो ये नोज क्या है, बिल्कुल छोटी बनाई जाती है, तो वो सक्रिय स्थान पर भी किसी चीज़ को वर्क करने के लिए उपयोगी होती है। अब हम बात करते हैं 37 नंबर क्वेश्चन की। तो 37 नंबर क्वेश्चन है, स्पिनर यूज टू टर्न नट बोल्ट माउंटेड इन डीपर प्लेसेस। मतलब जो गहराई में है ना, नट बोल्ट को खोलने के लिए प्रयोग किए जाने वाले स्पिनर का नाम है। तो सॉकेट स्पिनर होगा, या एडजस्टेबल स्पिनर, या बॉक्स स्पिनर, या रिंग स्पिनर। तो सभी को पता है कि जो सॉकेट स्पिनर होता है वो आपका इस टाइप का होता है, जिस पर सॉकेट लगी हुई रहती है यहाँ इसको। तो किसी छिद्र के अंदर इसको डाल के हम किसी भी तरह घुमा के इसको खोल सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सॉकेट स्पिनर। इसके बाद में आपका 38 नंबर का क्वेश्चन है, बड़े व्यास के पाइपों को फेरने के लिए इस्तेमाल करने वाले रिंच है। मतलब बड़े व्यास के जो पाइप होता है उनको बंद करने के लिए किस प्रकार की स्पिनर का प्रयोग किया जाता है, रिंच का किया जाता है। तो एडजस्टेबल रिंच, पाइप रिंच, स्ट्रेप रिंच, या चेन रिंच। तो सभी को पता है कि चेन रिंच के द्वारा हम बड़े पाइपों को टाइट करने के लिए यूज़ लाया जाता है। तो 39 नंबर का क्वेश्चन होगा हमारा, ड्राइंग एक ऑपरेशन है जो डूइंग मतलब एक ऑपरेशन है जिसमें क्या किया जाता है, गोल छड़ या बोल्ट को बाहरी चूड़ियाँ काटने का काम किया जाता है, या छिद्र को आंतरिक चूड़ी काटने के लिए काम किया जाता है, उपयोग में दोनों, या उपयोग में से कोई नहीं। तो देखो, डाइनिंग में तो बाहरी छड़ की चूड़ियाँ काटने के लिए प्रयोग किया जाता है। डाई से जो वर्क किया जाता है उसको डाइनिंग बोलते हैं क्रिया को। तो छिद्र की आंतरिक चूड़ियाँ, ये गोल छड़ की बाहरी चूड़ियाँ काटने के लिए प्रयोग लाया जाता है। इसका राइट आंसर जाएगा आपका ए। अब हम 40 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, ऊर्ध्वाधर क्षैतिज या कोणीय स्थिति में जॉब को ग्रिपिंग के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले वाइस का प्रयोग किया जाता है। तो स्पेंडल बेंच वाइस, स्वील बेंच वाइस, मशीन बेंच वाइस, यूनिवर्सली बेंच वाइस। तो इसका राइट आंसर जाएगा आपका डी, क्योंकि इसमें आपको हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल किसी भी पोजीशन में सेट करके आपको इसमें वर्क किया जा सकता है, यूज किया जा सकता है इसको, बेंच वाइस को। दक्षिणावर्त दिशा में घूमने वाली या कसने वाले बोल्ट है, तो उसको कहते हैं दक्षिणावाली, मतलब राइट हैंड थ्रेड्स बोलते हैं जिसको। जो लेफ्ट हैंड घूमेगा उसको लेफ्ट हैंड थ्रेड्स बोलेंगे, और राइट तरफ घूमेंगे उसको राइट हैंड थ्रेड बोलेंगे, जिसको दक्षिणावर्त घूमने वाले को। तो दक्षिणावर्त घूमने वाले को हम राइट हैंड थ्रेड बोलेंगे, दाएं हाथ की चूड़ियाँ। तो इसका राइट आंसर जाएगा आपका बी। इसके बाद में हम देखते हैं क्वेश्चन, एकल रामबी चूड़ी के लिए लीड बराबर होता है। तो सिंगल स्टार्ट थ्रेड में क्या होता है, लीड और पिच क्या होता है, बराबर होता है। सभी को पता है लीड और पिच क्या होता है, बराबर, ठीक है ना, ये बराबर होता है। तो इसका राइट आंसर जाएगा लीड पिच के बराबर होगा। तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, 2। डबल स्टार्ट में ये होता है, पिच डबल होता है। 3 स्टार्ट में ये होता है। इस प्रकार से आपको ये ऑप्शन दे रखे हैं। इसके बाद में हम देखें कि नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, 43 क्वेश्चन, एकम चूड़ी की चूड़ियाँ का कोण होता है। तो एकम थ्रेड्स से हैव एंगल ऑफ थ्रेड्स, तो एकल का 55 डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है, या 29 डिग्री का, या 40 डिग्री का। तो इसका राइट आंसर होने वाला है आपका सी, 29 डिग्री का इसकी एकम थ्रेड्स की चूड़ियों का कोण होता है। और अब देखते हैं हम 44 नंबर का क्वेश्चन, 2 चरम अनुगे नापों के बीच को जो वास्तविक नाप इष्ट करती है। तो इससे देखो इंग्लिश में देखते हैं,
टू एस्ट्रोनॉमी permissible size between which of actual size। तो एक्चुअल साइज ये आपका देखो मतलब इसको आप वास्तविक नाप होगा वो एक्चुअल साइज होगा, है ना। लिमिट ऑफ साइज साइज के अंदर होगा। इसका थोड़ा डाउट है तो आप आंसर की में देख लेना, मैं प्रोवाइड करवा देंगे हम पेपर के लास्ट एंड में। अब देखो ये 45 नंबर का क्वेश्चन है। तो 25 + -0.05 का उदाहरण है। 21 टॉलरेंस का उदाहरण है। यूनिलेटरल टॉलरेंस का है, बायलेटरल टॉलरेंस का, या बोथ दोनों का, या इन दोनों में से किसी का। तो इसका राइट आंसर होने वाला है वो कौन सा होगा? ये बायलेटरल का उदाहरण है, इसका राइट आंसर होगा बी। इसके बाद में हम बात करें 46 क्वेश्चन की। तो 46 क्वेश्चन है, फिट के लिए किसी भी प्रकार की छिद्र आयाम को शाफ्ट के आयाम के बीच अभिप्रेय अंतर को कहा जाता है। मतलब आपका किसी भी प्रकार की छिद्र और शाफ्ट के बीच के अंतर को क्या कहेंगे आप? टॉलरेंस कहेंगे, अलाउंस कहेंगे, कर्डेंस कहेंगे, इंटरफेरेंस। तो इसके बारे में हम देखो, वैसे तो कर्डेंस अलाउंस कहते हैं, तो ये जानेंगे बाद में इसका राइट आंसर क्या होगा। अब देखिए 47 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न से कौन सा व्यक्तिगत फिट नहीं है? व्यक्तिगत इंटरफेरेंस फिट नहीं है। तो श्रिंक फिट, हैवी ड्राइंग फिट, लाइट ड्राइंग फिट, या रनिंग फिट। तो सभी को पता है कि रनिंग फिट इसका उदाहरण नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो गया? डी। अब हम देखते हैं 48 नंबर का क्वेश्चन, निम्न से कौन सा कैडेंस फिट नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैडेंस फिट। तो स्लाइड फिट इसका है, रनिंग फिट भी है, या लूज रनिंग फिट भी है। तो इसका राइट आंसर तो श्रिंक फिट नहीं है, ये इंटरफेरेंस फिट का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर आपका जाएगा सी। इसके बाद में जानते हैं आगे क्वेश्चन है 49 का, भू पर मशीन स्थापित करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले बोल्ट को कहा जाता है। बोल्ट यूज फॉर इंस्टॉलिंग ए मशीन ऑन द ग्राउंड इज कॉल्ड। तो आई बोल्ट, हेक्सागोनल बोल्ट, फाउंडेशन बोल्ट, या स्क्वायर बोल्ट। तो जो नीचे ज़मीन में किया जाता है ग्राउंड में वो फाउंडेशन बोल्ट होते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका सी होगा। और अब देखते हैं 50 नंबर का क्वेश्चन, भारी विद्युत मोटरों और अन्य मशीनों में उत्थापन सुविधाओं को प्रदान करने के लिए कौन से प्रकार के अंगूठे के आकार का बोल्ट प्रयोग किया जाता है? मतलब भारी मशीनें होती हैं, उनको उठाने के लिए किस प्रकार के फाउंडेशन बोल्ट का प्रयोग किया जाता है? तो सभी को पता है टी बोल्ट का प्रयोग किया जाता है, या काउंटर सिंक बोल्ट, या इसमें बेल सीरीज बोल्ट का, या आई बोल्ट का। तो इसका राइट आंसर होगा आई बोल्ट का यूज किया जाता है। तो इसका राइट आंसर डी होगा। इसके बाद में आपका 41 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न से कौन सा नट पासन प्रणाली नहीं है? विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ए नट लॉकिंग सिस्टम। तो चेक नट तो लॉक करता है, स्प्लिट पिन भी लॉक करती है, स्प्रिंग वाशर भी लॉक करता है, विंग नट भी लॉक नहीं करता। तो इसका राइट आंसर जाएगा पंख नट यानी विंग नट का। अब देखिए लंबाई, मूल लंबाई में परिवर्तन कहा जाता है, चेंज इन लेंथ, ओरिजिनल लेंथ ऑफ। तो इसको कहा जाता है विकृति, है ना। जो ओरिजिनल लंबाई होती है उसमें थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, तो उसमें क्या हुआ? विकृति हुआ, है ना। इसके बाद में 53 नंबर का क्वेश्चन है आपका, धातु के गुण जिसकी वजह से ड्राइंग प्रक्रिया द्वारा इसे तार के आकार का बनाया जा सकता है। मतलब तार के आकार का बनाए जाने वाली क्रिया को हम कौन सा बोलेंगे? मेलिएबिलिटी बोलेंगे, हार्डनेस बोलेंगे, डक्टिलिटी, या बिटरनेस। तो सभी को पता है बिटरनेस तो भंगुरता का गुण होता है, हार्डनेस किसी धातु को काटने का होता है,
मेलिएबिलिटी आघात वर्धनता होता है किसी धातु को फैलाने का, और तन्यता का गुण होता है किसी तार के रूप में बनाने का। तो इसका राइट आंसर जाएगा आपका सी। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 54। अपघर्षण या कर्तन को प्रतिरोध करने के एक धातु का गुण को कहा जाता है। मतलब द प्रॉपर्टी ऑफ ए मेटल टू रजिस्टेड एब्रेसिव ऑफ कटिंग इज कॉल्ड। मतलब कटिंग करने वाले को किस गुण के द्वारा हम कटिंग कर सकते हैं? टफनेस के द्वारा, ये तो नहीं हो सकता। डक्टिलिटी के द्वारा, ये भी नहीं हो सकता। मेलिएबिलिटी के द्वारा, ये भी नहीं हो सकता। हार्डनेस के द्वारा हम किसी धातु की कटिंग कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर जाएगा आपका डी। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 55। इनमें से कौन सा फेरस धातु है? फेरस धातु का मतलब समझते हो? एक फेरस होता है, एक दूसरा होता है नॉन फेरस, लोहा और एलोहा। तो लोहा वाला धातु कौन सा है? कॉपर, एल्युमिनियम, गोल्ड, माइल्ड स्टील। तो इसका राइट आंसर जाएगा माइल्ड स्टील फेरस मेटल है। इसके बाद हम देखते हैं 56। 18% क्रोमियम 8% निकिल को कहा जाता है। हाई स्पीड स्टील या मेजरिंग इस्पात या जंगरोधी या कार्बन इस्पात। तो मेजरिंग इस्पात या जंगरोधी, इस दोनों में से कौन सा इसमें मैचिंग कर रहा है? तो देखो स्टेनलेस स्टील, इंग्लिश में देखेंगे तो हमको अच्छी तरह पता लग जाएगा। तो स्टेनलेस स्टील कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर सी जाएगा। अब 57 नंबर का क्वेश्चन है। कार्बन इस्पात की ऊपरी सतह को कठोर करने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो किसी भी द प्रोसेस ऑफ हार्डनेस द अपर सरफेस ऑफ ए कार्बन स्टील इज कॉल्ड। मतलब जो ऊपर की सतह होती है उसको कठोर करने की प्रोसेस मेथड को क्या कहते हैं? तो एनीलिंग बोलेंगे, या केस हार्डनिंग, या टेम्परिंग, या नॉर्मलाइजिंग। तो सभी को इसका राइट आंसर आता है। इसका राइट आंसर होगा आपका बी, केस हार्डनिंग इसका राइट आंसर है। इसके बाद हम 58 नंबर के क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। समकोण पर शक्ति संचरण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले गियर को कहा जाता है। दी gears यूज ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ पावर इज राइट एंगल इज कॉल्ड। तो स्पेयर गियर के द्वारा, रेक और पिनियन के द्वारा, या बेवल गियर के द्वारा। तो इसका राइट आंसर तो आपका बेवल गियर ही है। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी। इसके बाद में 59 नंबर का क्वेश्चन है। विभिन्न व्यास वाले दो पाइपों को युक्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो सॉकेट के द्वारा, टी के द्वारा, एल्बो के द्वारा, रेड्यूज के द्वारा। तो इसका राइट आंसर जाएगा आपका डी, रेड्यूसर के द्वारा दो डिफरेंस व्यास के पाइपों को आप क्या कर सकते हो? मतलब जोड़ सकते हो। फिर 60 नंबर का क्वेश्चन है। जल पाइपों के लिए उन्हें उपसाधनों के लिए प्रकार की चूड़ियाँ काटा जाता है। व्हाट टाइप ऑफ थ्रेड्स आर कट इन वाटर पाइप्स देयर एसेसरीज। तो मैट्रिक्स थ्रेड काटा जाता है, स्क्वायर या बीएसपी। बीएसपी का फुल फॉर्म होता है ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप थ्रेड्स। इसके बाद में बीएसडब्ल्यू का मतलब होता है ब्रिटिश स्टैंडर्ड व्हिटवर्थ थ्रेड्स। तो इसका राइट आंसर जाएगा बीएसपी सी। इसके बाद हम देखते हैं जो इसकी आंसर की है, आपको यहाँ प्रोवाइड करवा दी गई नीचे। आप इस आंसर की में जो भी आपको नहीं आ रहा वो अच्छी तरह से देख लीजिए, और कहीं मिस्टेक हो रही है उसको आंसर की से आप सोल्व कर सकते हैं। कहीं भी हमने कहीं मिस्टेक हो गई हो, और हमने इसके बारे में सभी क्वेश्चनों के बारे में डिस्कशन किया है। ये सभी क्वेश्चन है वो आईटी ट्रेड के लिए इम्पोर्टेंट है। जो आईटी ट्रेड हमारी फिटर की ट्रेड है उसके लिए बहुत ही वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और ये मैं बात बता दूँ, ये सभी ट्रेडों के लिए क्वेश्चन बहुत मोस्टली है, जो आपको सभी ट्रेडों में सभी ट्रेड क्या फिटर ट्रेड के लिए, और या आपके जो आने वाले एग्ज़ाम पेपर हैं उनमें से आपको 1 2 3 4 क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। उसमें आपको इसरो हो गया, आपके अदर सेंटर हो गए उनमें, या डीएमआरसी, डीआरडीओ, या आपके रेलवे। तो सभी के लिए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसको अच्छी तरह से सोल्व करो, अच्छी तरह से आप इस वीडियो को देखो, रिपीट करो। और हम इसके बारे में आज एक पेपर के बारे में, प्रीवियस ईयर के बारे में डिटेल पूर्वक जाना है।
और इसमें किसी भी प्रकार की आपको त्रुटि आए या किसी भी प्रकार की आपको समझने में प्रॉब्लम आ रही है, वो आप हम कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो। हम आपको वहाँ कमेंट के माध्यम में आपको अच्छी तरह से बताएंगे। और हमारा चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और लाइक करें और शेयर करें ताकि इसका फ़ायदा और किसी को भी मिल सके। थैंक यू फ्रेंड्स।